नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिंद बाजार। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड में बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा के समापन समारोह में आए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। ऐसे में इंडिया गठबंधन के नेता कहां पीछे रहने वाले थे। जेपी नड्डा के आरोपों पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि भाजपा के नेता सिर्फ आरोप लगाना जानते हैं, लेकिन जब उनसे जनता से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं तो वह चुप्पी साध लेते हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि राज्य में गठबंधन की सरकार बनने के बाद से ही भाजपा उसे गिराने की फिराक में है। सरकार को अस्थिर करने की कोशिशें आज भी जारी है। विकास के कार्यों में विभिन्न तरह की अड़चनें पैदा की जा रही है। बावजूद इसके हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बेहतर काम कर रही है। अविनाश पांडे ने कहा कि देश की मासूम जनता का महंगाई, बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था अथवा आदिवासियों के भूमि अधिग्रहण जैसे विषयों से ध्यान बटाने के लिए भाजपा के नेता अनर्गल बयान दे रहे हैं, लेकिन जनता सब कुछ देख रही है। उन्होंने कहा कि 17.5 वर्षों तक जिस पार्टी ने शासन किया उसने राज्य का क्या विकास किया। वर्तमान सरकार ने कई अड़चनों के बावजूद आगे बढ़कर काम किया है, जो आज धरातल पर दिख रहा है। जनता सब कुछ देख रही है। लोग अब नफरत व नकारात्मक राजनीति से उब गए हैं। लोग रोजगार चाहते हैं, विकास चाहते हैं, मोहब्बत के साथ जीना चाहते हैं। सवाल पूछने पर भाजपा नेता, चाहे वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो, सभी चुप्पी साध लेते हैं। वरिष्ठ नेता जो भी वक्तव्य कर रहे हैं वो वक्तव्य मात्र देश की मासूम जनता के जहन में, चाहे महंगाई के बारे में हो, चाहे बेरोजगारी के बारे में हो, चाहे देश की गिरती अर्थव्यवस्था के बारे में हो, या देश में बिगड़ते हुए आंतरिक हमारे वाद विवाद के बारे में हो गया, या आदिवासियों पे हो रहे अत्याचार और उनकी भूमि अधिग्रहण के बारे में। इन सब समस्याओं से, इन सब विषयों से लोगों का ध्यान बटाने के लिए इस प्रकार के अनारगल आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। और जिस संकल्प यात्रा की आप बात कर रहे हैं, और पिछले दिनों मैं भी उसको समझ रहा हूं, देख रहा हूं कि यहाँ पर इस प्रदेश के 3 प्रदेश एक साथ नए प्रदेश बने थे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। मेरे ख्याल से आईना दिखाने की आवश्यकता नहीं है। हम तुलना करने कि इन राज्यों में और विशेष रूप से झारखंड में प्रथम मुख्यमंत्री से लेकर और 17.5 वर्ष जिस पार्टी ने राज्य किया, उस पार्टी ने इस प्रदेश का क्या विकास किया, और पिछले जो 3.5 सालों में इस प्रदेश का क्या विकास हुआ। तुलना जनता देख रही है। यहाँ के लोगों की समस्याओं के बारे में जो वर्तमान सरकार ने कार्य किया है, जिस ईमानदारी से कार्य किया है माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो गठबंधन की सरकार है, हर एक मंत्रालय ने आगे बढ़कर जो काम किया है, इतनी अड़चनें पैदा करने के बाद भी और लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार को हर दूसरे दिन गिराने की बात करके एक अस्थिरता का वातावरण फैलाने के बावजूद भी, जीएसटी का पैसा रोक लेने के बावजूद भी, केंद्र सरकार की मदद अलग अलग खातों में ना भेजने के बावजूद भी जिस हिम्मत और मुस्तैदी के साथ में गठबंधन की सरकार कार्य कर रही है, ये जवाब है उन 17.5 सालों का जो आज की वर्तमान गठबंधन सरकार कर रही है। इधर झारखंड कांग्रेस प्रदेश आरक्षित सीटों के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रहा है। ये प्रशिक्षण 2024 में होने वाले चुनाव की तैयारी है। झारखंड में 2024 में लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस अभी से ही चुनावी तैयारियों में जुट गई है। कई कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। इसी के तहत झारखंड के सभी आरक्षित विधानसभा सीटों के अल्पसंख्यक मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, एसटी/एससी मोर्चा के प्रखंड अध्यक्षों, जिला अध्यक्षों को आज प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण शिविर में मुख्य रूप से एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के राजू और एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव लिलोटिया की अगुवाई में नेतृत्व विकास मिशन के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, प्रदेश के चारों मंत्री सहित प्रदेश के कई नेता मौजूद रहे। प्रभारी अविनाश पांडे जी और राजेश लिलोटिया जी जो एससी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सब लोग शिरकत किए हैं और बहुत अच्छी जो ये वर्कशॉप हुई है। मैं समझता हूं कि जो हम राहुल जी चाहते हैं, जो आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी चाहते हैं कि नेतृत्व ऊपर उभर करके आए, वो जरूर आएगी।
वहीं जमशेदपुर के सूर्य मंदिर में आयोजित विजय मिलन समारोह में भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं नवनियुक्त उड़ीसा के महामहिम राज्यपाल रघुवर दास ने सूर्य मंदिर कमेटी के संरक्षक पद से इस्तीफा दे दिया है। मिलन समारोह में रघुवर दास ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ समय बिताया। इस दौरान वे काफी भावुक नजर आ रहे थे। कोड़ा सूर्य मंदिर में आयोजित मिलन समारोह में उड़ीसा के नवनियुक्त राज्यपाल रघुवर दास के अलावा छठ समिति के कई सदस्य मौजूद थे, जहां आगामी छठ पर्व को लेकर भव्य कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। वहीं अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए रघुवर दास ने कहा कि आज मैं सूर्य मंदिर कमेटी संरक्षक पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि संवैधानिक पद पर रहते हुए मैं किसी और संस्था एवं कमेटी का संरक्षक नहीं रह सकता, लेकिन जमशेदपुर मेरे दिल में है और झारखंड मेरी कर्मभूमि है। मैं हर वर्ष छठी मैया के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जमशेदपुर आता रहूंगा, क्योंकि जमशेदपुर मेरी जन्मभूमि है और आखिरी सांस भी मैं जमशेदपुर में ही लूंगा। पार्टी ने जो भी मुझे सम्मान दिया है, मैं पूरी निष्ठा के साथ अपना दायित्व निभाऊंगा। कारण है कि आज उड़ीसा जैसा राज्य में एक मजदूर को महामहिम तक पहुंचाने का, ये जमशेदपुर की जनता है। हमारे पिताजी भी टाटा कंपनी में खलासी थे, हम भी मजदूर थे। तो एक मजदूर को पहचान पूरे झारखंड और देश में दी तो जमशेदपुर की जनता और जमशेदपुर की देवतुल्य कार्यकर्ता। इसे के भाई कभी मैं अपनी जिंदगी में भूल नहीं सकता। ये तो मेरी क्या औकात थी, मेरे परिवार के क्या औकात थे। एक मजदूर का जीवन क्या होता है, सब मजदूर परिवार से भी आते हैं आप लोग। ये इसका एहसास मुझे है। और जैसे हमारे चंद्रगुप्त सिंह जी ने कहा, कार्यक्रम हमेशा धूमधाम से ही होनी चाहिए। जो एक पहचान है, पहचान जब तक हम जिंदा रहे, आप जिंदा रहे, सूर्य मंदिर की पहचान पर कभी धब्बा लगने नहीं। लाख कोशिश लोग किए, लेकिन छठ मैया ने सबको झेलते हुए सूर्य मंदिर में बिग डालने का भी कोशिश किया, लेकिन छठ मैया के आशीर्वाद से सूर्य मंदिर कमेटी लगातार अपना काम करते रहे। तो जो संविधान के दायरे में रहकर जो संवैधानिक व्यवस्था का जिम्मेदारी हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे देश के जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी जिस तरह हमने झारखंड में 5 साल एक ईमानदार सरकार, बेदाग सरकार देने का काम किया, उड़ीसा में भी जय जगन्नाथ बाबा और प्राचीन काल से सूर्य मंदिर भी कोणार्क में ही है। तो जय जगन्नाथ बाबा उड़ीसा हमें बुलाया कि उड़ीसा की जनता का आप वहाँ की सरकार के साथ संवैधानिक दायरे में रहते हुए उड़ीसा सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर, क्योंकि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड में कोई अंतर, संवैधानिक दायित्व का निर्वाह कर जय जगन्नाथ बाबा का आशीर्वाद लेकर उड़ीसा की जनता, जो शोषित वंचित जनता, उसकी सेवा करता रहूंगा। और आपको आश्वस्त करता हूं, जमशेदपुर मेरे दिल में है। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम ने यहां मरंगोंग के जयपाल सिंह मुंडा स्टोटर्फ हॉकी स्टेडियम में शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए शनिवार को झारखंड महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी रांची 2023 में अपनी लगातार दूसरी जीत दर्ज की। मेजबान भारत ने पहले मैच में थाईलैंड को 7-1 से रौंदने के बाद अपने दूसरे मैच में मलेशिया को भी 5-0 से करारी शिकस्त दी। The highlights will only indicate an all-India show. भारतीय महिला हॉकी टीम ने मुकाबले में शानदार शुरुआत की और वंदना कटारिया द्वारा 7वें और फिर 21वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर किए गए 2 गोल की मदद से 2-0 की बढ़त बना ली। भारतीय टीम ने फिर 28वें मिनट में संगीता कुमारी के मैदानी गोल के दम पर अपनी बढ़त को 3-0 तक पहुंचा दिया। मेजबान टीम ने फिर 28वें मिनट में ही लाल रेमसियामी के मैदानी गोल की बदौलत एक और गोल के दम पर अपनी बढ़त को 4-0 तक पहुंचा दिया। भारत ने इसके 10 मिनट बाद ही ज्योति द्वारा किए गए मैदानी गोल के सहारे 5-0 का स्कोर कर लिया।
अंतिम क्वार्टर में हालांकि कोई गोल नहीं हो सका, लेकिन बावजूद इसके भारत ने कई बड़े अंतर से ये मैच जीतकर पूरे अंक हासिल किए। This one coming in from Lal Ramsiami, both from the same playbook of the flat slap followed by the depth play, the ferocity that they're known for, and with the hard work that so characterizes the nation's culture. Right from the get-go, इसके पहले दिन के पहले मैच में जापान ने कोरिया को 4-0 से हराया। जापान की ये लगातार दूसरी जीत है। टीम के लिए कोबयाशी एमी ने 7वें, कप्तान नगाई यूरी ने 15वें, हासेगावा म्यू ने 19वें और तोरियामा मेई ने 49वें मिनट में गोल दागे। दूसरे मैच में चीन ने थाईलैंड को 6-0 से करारी मात देकर अपनी पहली जीत दर्ज कर ली। थाईलैंड की ये लगातार दूसरी हार है। पहले मैच में उसे मेजबान भारत ने 7-1 से रौंदा था। as well, switching from defense to offense in nanoseconds. This was another example, but we saw a much more spirited display today. And right from the get-go, China seemed to be the only team that turned up, at least in attack. They looked ever so menacing. चीन के लिए जोंग जियाकी ने हैट्रिक लगा दी। जियांगी ने 10वें, 42वें और 91वें मिनट में गोल करके अपनी हैट्रिक पूरी की। उनके अलावा निंग ने 30वें, कप्तान ओयू जिया ने 50वें और डेन वेन ने 97वें मिनट में गोल किए। इस टूर्नामेंट में कुल 6 टीमें भाग ले रही है। इनमें मेजबान भारत के अलावा चीन, जापान, कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड की टीमें शामिल है। बताते चले कि प्रतियोगिता के मुकाबले राउंड रॉबिन लीग चरण के आधार पर खेले जा रहे हैं। सभी 6 टीमें एक दूसरे से खेलेंगी और टॉप 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेगी। भारतीय टीम 2016 के बाद से पहली बार खिताब की तलाश में लगी हुई है। भारत को 2013 और 2018 के फाइनल में हारकर रजत पदक से संतोष करना पड़ा था। But none of repute. Shabuddin took a nasty blow right below her knee. But India would not relent. India showed absolutely no mercy. इधर जमशेदपुर के जुबली पार्क में जिले के खेल प्रेमियों के लिए कर्टेन प्रोजेक्शन के माध्यम से झारखंड महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का लाइव प्रसारण किया जा रहा है। प्रतियोगिता के दूसरे दिन खेले जा रहे मुकाबले का लाइव प्रसारण देखने जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जुबली पार्क पहुंचे। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त ने इस मौके पर कहा कि ये प्रतियोगिता झारखंड के लिए ऐतिहासिक अवसर है। इससे राज्य में खेल कूद को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने प्रतियोगिता में भाग ले रही सभी टीमों के खिलाड़ियों को जीत की शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि झारखंड महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी के महाकुंभ की शुरुआत शुक्रवार 27 अक्टूबर को मरंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम मोराबादी में हुई। इस प्रतियोगिता में भारत, चीन, कोरिया, जापान, मलेशिया और थाईलैंड की टीमें हिस्सा ले रही है। वहीं जमशेदपुर में चोरों का आतंक इन दिनों सर चढ़कर बोल रहा है। आए दिन चोर विभिन्न थाना क्षेत्रों में चोरी की घटना को बेखौफ होकर अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला बागबेड़ा थाना क्षेत्र के बड़ौदा घाट रॉयल कॉलोनी का है, जहां चोरों ने एक घर के सदस्यों को नशे का स्प्रे छींटकर बेहोश कर दिया और लाखों के गहने व नगद चोरी कर ले गए। बागबेड़ा बड़ौदा घाट रॉयल कॉलोनी निवासी अमित कुमार अपने माता पिता के साथ घर पर सो रहे थे। तभी बगल से सटे घर से चोर उनके घर में प्रवेश कर गए और स्प्रे मारकर सभी को अचेत कर कमरे को लॉक कर दिया। उसके बाद अलमीरा में रखे 3.5 लाख के गहने, 50,000 नगद व घर में रखे नए कपड़े भी ले गए। सुबह जब परिवार के सदस्यों की नींद खुली तो उन्हें चोरी का एहसास हुआ। इस संबंध में बागबेड़ा थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। इसकी जानकारी देते हुए पीड़ित अमित कुमार ने बताया कि वैसे सभी परिवार के सदस्य सुबह जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन आज सभी की नींद 10 बजे के बाद खुली। नींद खुलने के बाद उन्होंने पाया कि घर का एक कमरा बंद है। पीछे बालकनी से कमरे के अंदर प्रवेश किए तो देखा कि सारे सामान बिखरे पड़े हुए हैं। अलमीरा में रखा लगभग 3.5 लाख रुपए के गहने, नगद 50,000 रुपए। 2 दिनों पहले घर पर हुए छठी के दौरान रिश्तेदारों से मिले नए कपड़े गायब है। उन्होंने कहा कि चोरों द्वारा बगल वाले घर के छत से घर में प्रवेश कर नशे की दवा स्प्रे कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। हम लोग दूसरे रूम में सोए थे, मैं, मेरी मम्मी और हॉल में पापा सोए थे। तो 3 बजे करीबन पापा उठे और मम्मी को उठाया, बोले कि देखो मेरा बैग
पर्स जो है वो खिड़की पे रखा हुआ है, जबकि वो पेटी में रखे थे। तो जिसके कारण से फिर मम्मी बोली कि छोड़िए, आप कहीं गिरा दिए होंगे पैसा, बोल के सो गई। फिर हम लोग जब सो गए हैं तो हम लोग सीधा 10 बजे उठे। हम लोग उठते हैं ऐसे 7-8 बजे तक उठ जाते हैं, ठीक है। अब पापा मेरा 4 बजे 5 बजे उठ जाते हैं, बातों में आने जाने करते रहते हैं। फिर भी पापा भी लेट से उठे 10 बजे और हम लोग भी 10 बजे उठे। तब जाके पापा फिर बोले कि नहीं, मेरा बैग सही में चोरी हुआ है, खिड़की खुला हुआ था, तुम लोग भी देख लो रूम। तो जो दूसरा रूम बंद करके हम लोग सोए हुए थे, वो रूम में आए तो रूम अंदर से बंद था। फिर बालकनी से भागते हुए हम मेरी मम्मी आए तो देख रहे कि पीछे का रूम का दरवाजा खुला हुआ है। तो देख रहे अलमारी भी खुला हुआ है, खिड़की खुला हुआ है। अब पूरा बेड मेरा बिखरा हुआ था, बेड के नीचे में चाबी था अलमारी का, जिससे चोर जो भी आए हैं वो आराम से अलमारी खोल के सारा गहना होना मेरा 3.5 लाख करीबन था। 3.5 लाख का गहना वगैरह 50,000 रुपया उसमें था। दूसरी तरफ पीड़ित परिवार के द्वारा बागबेड़ा थाना को इस संबंध में सूचना दी गई, जहां बागबेड़ा पुलिस ने जांच की बात कहकर इस संबंध में कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। पश्चिमी सिंहभूम के कराईकेला थाना अंतर्गत नकटी गांव में पिता की हत्या के बाद एक बेटी फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, मेरा पिता शराबी था तो क्या हुआ, मेरी पढ़ाई के लिए खर्च तो मेरा पिता ही देता था। मेरे पिता को लोगों ने मिलकर मार डाला, अब मेरी पढ़ाई का खर्चा कौन उठाएगा। दरअसल शनिवार शाम को नकटी में पेशे से मजदूर व शराबी सुनिया करवा की उसके पड़ोस में रहने वाले अपने संबंधियों ने लोहे की रॉड, लाठी, डंडे और पत्थर से बेरहमी से मार डाला। आरोपी पड़ोसियों का कहना था कि सुनिया करवा रोज शराब पीकर तमाशा करता था, इसलिए आज उसका काम तमाम कर दिया गया। बताते चले कि 60 वर्षीय बुजुर्ग को 3 लोगों ने बड़ी बेरहमी से मारकर जख्मी कर दिया। एम्बुलेंस से इलाज के लिए चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल लाने के दौरान रास्ते में उसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। अब मृतक सुनिया करवा की बेटी पलावती करवा पिता की हत्या के बाद फूट फूट कर रो रही है। वह बताती है कि घर में उसके एक पिता ही थे जो उसका भरण पोषण और पढ़ाई का खर्च उठाते थे। अब पिता की हत्या के बाद उसके सामने भरण पोषण और पढ़ाई को आगे जारी रखने की बड़ी समस्या उठ खड़ी हो गई है। पलावती करवा 9वीं क्लास में पढ़ती है। इधर पुलिस घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने हत्या के आरोप में गोलम करवा, जौरा करवा और यमुना करवा को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि तीनों हत्या आरोपी बुजुर्ग सुनिया करवा के रिश्ते में पोते लगते हैं। तीनों ने शराब पीकर हंगामा मचाने का बहाना बनाकर जमीन विवाद में बुजुर्ग की हत्या की है। इधर चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव ने सुनिया करवा की बेटी की पढ़ाई का पूरा खर्च लट्टू राव कल्याण समिति द्वारा वहन किए जाने की घोषणा की है। विधायक ने कहा कि एक बेटी का पिता के प्रति सम्मान और पढ़ाई के प्रति जज्बा देख उन्होंने ये फैसला लिया है। बेटी पलावती करवा को हर संभव मदद कर उनके भविष्य को संवारा जाएगा। बेल रहा था, उसके बाद इधर इतना आगे से ये किए हो, बादल बेड़े हो, ऐसा बोला। तो उसमें से डेली हम लोग को गाली देते हो, ऐसा बोला। तो डेली तो उन लोगों को तो गाली नहीं देता है। मतलब जमीन विवाद तो नहीं ना है? जमीन का जमीन विवाद नहीं। तो उन लोगों को तो नहीं बोलता है, हम लोग को ही सुनाता है। तो उन लोग गुस्सा हो गया, फिर इसको तो आज पीटेंगे, पीट के मोरा देंगे, ऐसा बोला। फिर देखते देखते सच में पीट के मोरा ही दिया। लोहा से वो गेलोंग मारा, उसके बाद ये यमुना पत्थर से, फिर ईटा से मारा, उसके बाद चौरा भी ईटा से। सरायकेला थाना अंतर्गत मुड़िया पंचायत के चौड़ा गांव में बीती रात गौवंशीय मवेशी को चोरी करते एक व्यक्ति को ग्रामीणों ने रंगे हाथों धर दबोचा और उसकी जमकर पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुड़िया पंचायत के कोलापीरा से सटे चौड़ा गांव में बीती रात 3 व्यक्ति मवेशी चोरी के उद्देश्य से गांव में प्रवेश किए, जहां घर में बांधकर रखे बैल को तीनों मिलकर खोल रहे थे। नजर पड़ते ही शोर मचाते हुए ग्रामीणों ने उन्हें खदेड़ा। 2 तो भागने में सफल रहे, लेकिन एक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया, जिसके बाद उसकी जमकर पिटाई कर दी। पकड़े व्यक्ति का नाम फकरे आलम उर्फ राजू है, जो बालीगुमा का रहने वाला है। इधर रविवार सुबह सरायकेला पुलिस को मामले की जानकारी हुई, जिसके बाद पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर सरायकेला सदर अस्पताल मेडिकल जांच कराने पहुंची। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए सरायकेला थाना प्रभारी अर्जुन राव ने बताया कि पुलिस को ग्रामीणों द्वारा सूचित किया गया कि पशु चुराते एक व्यक्ति को पकड़ा गया है। पुलिस उसे कब्जे में लेकर पूछताछ कर रही है।
वहीं विश्व स्ट्रोक दिवस पर आज जमशेदपुर में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। जमशेदपुर के भारद्वार स्थित डॉक्टर निर्मल कुमार के क्लिनिक में चिकित्सकों के साथ साथ मरीजों ने भी स्ट्रोक के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए उन्हें सचेत किया। क्लिनिक के सभी डॉक्टरों ने जागरूकता कार्य की शपथ ली। बताते चले कि इन दिनों लोगों में स्ट्रोक की समस्या बढ़ती जा रही है। इसके लिए विश्व स्ट्रोक दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्ट्रोक के शुरुआती लक्षण जैसे शरीर के एक तरफ कमजोरी, जुबान लड़खड़ाना, कंफ्यूजन की स्थिति, चेहरे पर टेढ़ापन का आना है। स्ट्रोक के संबंध में सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी देते हुए डॉक्टर निर्मल कुमार ने बताया कि 40 वर्ष से ऊपर आयु के बाद लोग अपने शरीर का जांच कराएं। नशे से खासकर धूम्रपान, अल्कोहल से बचे। शरीर में कोलेस्ट्रॉल, शुगर, मोटापा को कंट्रोल करें, जो कि इस स्ट्रोक के मुख्य कारण हैं। उन्होंने बताया कि फास्ट पर ध्यान दें। फास्ट का मतलब है लक्षण से लेकर टाइमिंग तक की जानकारी, जिससे चिकित्सकों को इलाज करने में सहूलियत होगी। उन्होंने बताया कि विश्व स्ट्रोक दिवस पर आज प्रण लिया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक किया जा सके। आज जो विश्व स्ट्रोक दिवस पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है, इसका मुख्य कारण है कि लोगों में जागरूकता फैलाना। जैसे कि 90% लोगों में अगर ठीक से जागरूकता रहेगी तो इस स्ट्रोक की बीमारी नहीं हो सकती है, यानी बचाव के रूप में भी। और कुछ ऐसे लक्षण हो जिसको अगर आता है तो इमीडिएटली डॉक्टर से संपर्क करना है। जैसे कि अचानक आवाज़ में लड़खड़ाहट आ जाना, कंफ्यूज हो जाना, या एक हाथ या चेहरा के कोई पार्ट में अचानक नमनेस हो जाना, या फिर इस शरीर के आधे अंग में एक तरह का कमजोरी हो जाना, या साथ ही साथ अगर उसे टिंजलिंग या झिंझिनी टाइप का, या एक तरह से समझिए नम हो जाना, तो ऐसे में लोगों को ज़रूरी है कि वो जाकर डॉक्टर से संपर्क करें, इसका निदान अच्छे से करें, डायग्नोसिस अच्छे से होना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात है कि सभी व्यक्ति को, खासकर 40 साल से अधिक उम्र के लोगों को अपना हेल्थ चेकअप जरूर करना चाहिए, जिसमें ब्लड प्रेशर भी चेक हो जाएगा। साथ ही साथ उनका शुगर का क्या लेवल है, डायबिटीज़ है कि नहीं, उसको भी देखना है। और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर व्यक्ति सिगरेट पीता है तो बिल्कुल बंद करें, उसकी आदत न डालें लोगों में। और अगर अल्कोहल का ज़्यादा कंजप्शन करता है उस पर भी ध्यान देने की बात है कि उसको। और दुर्गा पूजा की समाप्ति के बाद अश्विनी महीने के पूर्णिमा तिथि यानी शरद पूर्णिमा को बंगाली और मिथिला समाज द्वारा कोजगरा पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। बंगाली समुदाय इसे लखी पूजा के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर घाटशिला अनुमंडल के विभिन्न जगहों पर कोजगरा पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। हालांकि इसे देर शाम और रात भर मनाए जाने की परंपरा रही है, लेकिन शनिवार रात चंद्र ग्रहण लगने के कारण दिन में ही इस पूजा को संपन्न किया गया। इस अवसर पर विभिन्न मंदिरों और पूजा पंडालों में माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित कर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। महिलाओं ने माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने के बाद वहां दीपक जलाकर अपने घरों में लक्ष्मी के आगमन और धन धान्य की पूर्णता की कामना की। इसको लेकर शमशान काली मंदिर मुसाबनी के पुजारी हराधन महापात्रा ने बताया कि आज के दिन माता लक्ष्मी की पूजा श्रद्धा भाव और सच्चे मन से करने और माता जी के सामने दिया जलाने से लोगों के घरों में धन धान्य और वैभव की कमी कभी नहीं रहती है। और वक्त तो चला एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी अब देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज।